हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं माही पाठशाला चैनल। दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य, उससे जुड़े हुए तमाम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जो आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, चूंकि यह टॉपिक काफ़ी लंबा था, इसलिए इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में बांट दिया था। पहले पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग बिंदुसार, सम्राट अशोक और उसके उत्तराधिकारी शासक और साथ ही साथ मौर्य प्रशासन, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं या पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सारे इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ए अशोक, बी अकबर, सी रंजीत सिंह और डी शिवाजी। दोस्तों, सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने ही सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर अपने राजधर्म की स्थापना की थी, जो धम्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। हालांकि मध्यकालीन भारत में अकबर ने भी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता के आधार पर अपने राजधर्म की स्थापना की थी, जो दीन ए इलाही के नाम से विख्यात हुआ था। लेकिन दीन ए इलाही में करुणा का अभाव था। इस कारण से प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर ए अशोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी कलिंग, डी श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीयपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपन्नी अर्थात श्रीलंका को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये उपयुक्त सभी जो राज्य हैं यह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? कहने का मतलब ये है कि अशोक ने भले ही बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन अभी भी वह हिंदू धर्म में आस्था रखता था। यह किससे प्रमाणित होता है? ए तीर्थ यात्रा से, बी मोक्ष में विश्वास से, सी देवनामपिरी की उपाधि से, डी पशु चिकित्सालय से। दोस्तों, इसका उत्तर जो है वह देवनामपिरी की उपाधि होगा, क्योंकि देवनामपिरी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और देवता का कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदू धर्म में ही प्रचलित है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि देवनामपिरी की उपाधि धारण अगर अशोक करता था तो जाहिर सी बात है उसकी आस्था अभी भी हिंदू धर्म में बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए कश्मीर में, बी पाटलिपुत्र में, सी वैशाली में, डी राजगीरा में। दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, और यह तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा आप लोगों को कि बौद्ध धर्म का कुल 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, जिसमें पहला बौद्ध संगीति जो है वह अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीरा में आयोजित की गई थी। दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में आयोजित की गई थी, और चौथा जो है वह कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? पहला चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा दशरथ। दोस्तों, यहाँ पर एक कूट दिया हुआ है और उसमें से आपको चुनना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। तो ए में कूट है पहला एवं दूसरा, बी का कूट है तीसरा और चौथा, सी में पहला और तीसरा, डी में दूसरा और चौथा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पता है कि कौन कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अशोक और दशरथ ये दोनों जो
मौर्य शासक थे ये बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे, अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसलिए तीसरा और चौथा इसका आंसर होगा, और तीसरा चौथा जिसमें है वही इसका आंसर होगा। कहने का मतलब इसका आंसर बी होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, और डी सक्सेना में अधिकारी। दोस्तों रज्जुक जो है वह मौर्य शासन में अधिकारी थे। इसका डिटेल्स हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते थे? ए दलालों को, बी महाजनों को, सी व्यापारियों के काफिले को, डी तीर्थयात्रियों को। दोस्तों सार्थवाह जो है वह व्यापारियों के काफिले को अर्थात कारवां को कहा गया जाता था। इसका उल्लेख कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। हालांकि यह जो टर्मोलॉजी है यह इसके आगे भी चलता रहा, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। और यह क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ पे मैंने जिन जिन एग्ज़ाम्स में ये सारे सवाल पूछे गए हैं उसका भी हमने डिटेल्स दिया हुआ है, इसलिए आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ए अग्रहारिक, बी प्रादेशिक, सी युक्त, और डी रज्जुक। दोस्तों इसमें जो है वह ए अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में इन 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, और ये 3 पदाधिकारी हैं। युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। दूसरा राजुक या रज्जुक, ये भूमि पैमाइश करने वाला अधिकारी था। ये आजकल के बंदोबस्त अधिकारी की भांति होते थे। ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए इनकी नियुक्ति होती थी। इनके पास कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियाँ भी होती थी। नेक्स्ट प्रादेशिक जो है यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? ए हर्षवर्धन ने, बी अशोक ने, सी गौतम बुद्ध ने, डी कनिष्क ने। दोस्तों सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वह अशोक ने किया था। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, इसका डिटेल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपना लिया है। ये स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित हैं। तो यहाँ यह भी आप ध्यान रखें कि मौर्ययुगीन जो स्तंभ है वह किससे बने हुए हैं? तो चुनार के बलुए पत्थरों से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है? ए अमरावती को, बी भरहूत को, सी सांची को, डी सारनाथ को। दोस्तों स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। कभी कभी यह सवाल पूछता है कि सांची कहाँ है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखें। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहूत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसकी तिथि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है। सांची तथा भरहूत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कभी कभी यह भी सवाल पूछता है कि सांची तथा भरहूत के स्तूपों की खोज किसने की थी, तो इसलिए इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट मिसटाइप हो गया है,
इसे आंध्र प्रदेश आप लोग पढ़ें। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में स्तूप का पता लगाया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखें कि अमरावती के स्तूप का पता किसने लगाया था, तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इसका पता लगाया था। सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। इस तरीके से हमने इसका डिटेल्स भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अभी हम लोगों ने इसका डिटेल्स देख लिया है कि सांची का स्तूप जो है वह अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस या डाइमेकस दोनों एक ही नाम है। तो हम लोग देखते हैं कि डिमेकस या डाइमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस ने डिमेकस या डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि डिमेकस या डाइमेकस किसका राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था? तो सीरिया के शासक एंटीयोकस, जो एंटीयोकस द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध था, उसका राजदूत बनकर के यह बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है क्या? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। दोस्तों अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वह प्राकृत भाषा है, जबकि उसकी जो लिपि है वह जो है खरोष्ठी और अरमाइक लिपि है। और तो इसका हम लोग आगे देखते हैं, डिटेल्स इसका हम लोग देख लेते हैं कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेख का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है, पहला शाहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, पांचवां धौली, छठा जौगढ़, सातवां अर्रागुड़ी और 8वां सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर के खरोष्ठी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख तथा सरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक दोनों लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा के अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। हालांकि हम लोगों ने ऊपर देखा कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन शाहबाजगढ़ी का जो लिपि है वह खरोष्ठी लिपि है। और इसके अलावा भारत के जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ जो उसकी लिपि जो पाई गई है वो अरमाइक और ग्रीक लिपि भी पाई गई है। इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों का प्रयोग हुआ है। भारत के मुख्य क्षेत्र से प्राप्त अशोक के अभिलेख जहाँ ब्राह्मी लिपि में है, वहीं उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र और बाहर से प्राप्त अभिलेख अन्य लिपियों में है। अशोक का शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि कालसी, गिरनार, मेरठ आदि के अभिलेख जो है वह ब्राह्मी लिपि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी ब्राह्मी। बाही। दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि भारत में सबसे प्राचीनतम जो शिलालेख लिखने का प्रचलन शुरू किया वो सम्राट अशोक ने ही शुरू किया था। और सम्राट अशोक की जो शिलालेख का भाषा था वह भाषा कौन सी थी? प्राकृत। इसलिए इस प्रश्न का भी उत्तर यही होगा, प्राकृत। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया था, इसलिए इस टाइप से अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज ना करें कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो उसका जवाब यही होगा, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का
प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ए पत्थर की पट्टियों पर, बी स्तंभों पर, सी मोहरों पर और डी सिक्कों पर। दोस्तों ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन जो है पत्थर की पट्टियों पर जो उत्कीर्ण था उसी से किया गया, और इसका उद्वाचन करने का जो सर्वप्रथम श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों अर्थात शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाला प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अशोक का पहला शासक था जिसने ब्राह्मी लिपि में जो है शिलालेख खुदवाया था, अभिलेख खुदवाया था, और उसी को पढ़ने में इसे सर्वप्रथम सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों यह सवाल कई बार पूछा गया है, लगभग ज़्यादातर एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग मिस ना करें। इसका ऑप्शन है ए बुहलर, बी जेम्स प्रिंसेप, सी रॉबर्ट सेवेल और डी कार्डरिंगटन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग ये किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पे इसका डिटेल्स देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों को अर्थात ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम पीर की पहचान सिंहल के राजा तिस्य से कर डाला। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों अर्थात दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकला कि जेम्स प्रिंसेप ने जो शिलालेख पढ़े थे वह सिंहल राजा तिस्य के ना होकर के सम्राट अशोक के अभिलेख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम ने, बी ब्यूलर ने, सी एच दानी ने, डी जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता जो प्राप्त हुई थी वह जेम्स प्रिंसेप को ही मिली थी, क्योंकि हम लोग पहले ही देखें कि जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, और सम्राट अशोक के शिलालेख ज़्यादातर किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में ही थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। यह सवाल भी देख सकते हैं किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप लोग हमेशा ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी अरमाइक, डी खरोष्ठी। दोस्तों प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रुमिंदई, सी विशिष्ट कलिंग राजादेश, डी मास्की। दोस्तों अशोक के ज़्यादातर अभिलेख में अशोक का नाम जो है वह देवनाम पीय के नाम से ही उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ अभिलेख हैं जैसे कि मास्की, गुर्जरा, नेटुलजन, इसमें से अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो इसका आंसर उस तरीके से क्या होगा? मास्की। यहाँ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदसी अथवा देखने में सुंदर या देवनाम प्रियदसी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वन कहा गया है, किंतु मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें कि मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है? ए बुद्ध के जन्म से, बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से, डी बुद्ध के शरीर त्याग से। दोस्तों अशोक का रुमिंदेई स्तंभ जो है वह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया।
तो कभी कभी यह भी सवाल पूछा जाता है कि अशोक ने किस क्षेत्र का जो कर था उसे भू राजस्व कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था, तो उसका जवाब क्या होगा? लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ अवस्थित है? ए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सी राजस्थान के जयपुर जिले में, डी बिहार के चंपारण जिले में। दोस्तों, गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवस्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह उज्जैन से भड़ौत जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? क्वेश्चन क्या है, एक बार आप लोग फिर से देखें कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह कौन सा है? ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमिनदई स्तंभ, सी गुर्जरा लेख, डी भाब्रू स्तंभ। दोस्तों, भाब्रू स्तंभ में ही अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? भाब्रू स्तंभ लेख। भाब्रू अर्थात बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावली प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है? ए बौद्ध चैत्यों हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी अशोक के शिलालेख के कारण, डी गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। दोस्तों, कालसी जो है वह अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कालसी यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में अवस्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली थी? ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी टिहरी, डी कालसी। दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा था कि कालसी से अशोक का एक शिलालेख मिला है जो देहरादून जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए शिलालेख पहला, बी शिलालेख द्वितीय, सी शिलालेख तृतीय में 12 और डी शिलालेख 13 में। दोस्तों, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। दोस्तों, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इसलिए इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। या ऐसा पूछा जाता है कि अपने शासनकाल के किस वर्ष में कलिंग युद्ध अशोक ने किया था, तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ए शिलालेख 13वें, बी शिलालेख 12वें, सी स्तंभलेख 7वें और डी भाब्रू लघु शिलालेख। दोस्तों, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी शिलालेख 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। ए पहला और 10वां शिलालेख, बी पहला और 11वां शिलालेख, और सी दूसरा और 13वां शिलालेख, डी दूसरा और 14वां शिलालेख। दोस्तों, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं जो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह है अशोक का दूसरा और 13वां शिलालेख, जिसमें संगम राज्यों